18 अगस्त 2024 का ये वाकया है। एक महिला उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली के कोतवाली नगर थाने में जाती है। वहां जाने के बाद रोते हुए बिलखते हुए कहती है कि साहब, एक लड़का मेरा पीछा करता है, मेरे से अश्लील हरकतें करता है। आज जब हॉस्पिटल जा रही थी अपनी बेटी को लेकर उसका इलाज कराने के लिए, तो उसने रास्ता रोक लिया और उसने भद्दी भद्दी गालियां दी जब विरोध किया गया। तो साथ ही वो जान से मारने की धमकी भी देता है। इससे पहले भी धमकियां दे चुका है। जैसे ही पुलिस को ये कहानी सुनाई जाती है, पुलिस ने इस तहरीर को लिया, मामले को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज करने के बाद उस आरोपी की तलाश किया जाता है और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। इस एफआईआर दर्ज होने के 47 दिन के बाद एक दो नहीं 4 कत्ल हो जाते हैं। जैसे 4 कत्ल होते हैं, मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। अब जैसे ही ये वायरल होता है, उत्तर प्रदेश की सरकार पर दबाव बढ़ने लगता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद कुछ सवाल कर दिए। बस सवाल करना था कि देखते देखते और सांसद जैसे चंद्रशेखर आज़ाद ने भी सवाल करना शुरू कर दिया। साथ ही सांसद राहुल गांधी ने उस परिवार से बातचीत की कि जिस घर में जो कत्ल होते हैं, कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको न्याय नहीं मिला तो मैं आपके बीच में आ जाऊंगा, आपके पास में आ जाऊंगा। इस बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि परिवार को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अपराधी होगा हम उसे किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उधर राजनीतिक द्वंद्व छिड़ गया है। आखिरकार कत्ल किसका हुआ है, क्यों हुआ है, किसने कत्ल किया है, आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला अमेठी का एक थाना लगता है शिवतरगंज। दरअसल यहां से 5 किलोमीटर दूर इसी थाना क्षेत्र का एक कस्बा लगता है अहरोवा भवानी। अहरोवा भवानी जो कि जहाँ चौराहा है वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। वहीं पास में ही दुर्गा भवानी शक्तिपीठ है और वहाँ मेला लगा हुआ था। लोग उस मेले में भी आ रहे हैं। 3 अक्टूबर 2024 की शाम लगभग 6:50 के आसपास का वाकया रहा होगा। आरती शुरू हो जाती है क्योंकि नवरात्र का ये पहला जो दिन था। इधर आरती शुरू होती है, उधर चौराहे पर वाहनों के आने जाने का, लोगों के आने जाने का शोर शराबा था। और इसी बीच में एक के बाद एक लगातार गोलियां चल रही थी। जब गोलियां चल रही थी तो कुछ लोगों ने ये सहज अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पर दुर्गा भवानी शक्तिपीठ पर जो मेला लगा हुआ है, आरती शुरू हुई है, हो सकता है खुशी की वजह से गोले छोड़ दिए हों आसमान में, उसकी वजह से। लेकिन जब लोगों ने आसमान की तरफ झांक कर देखा तो वहाँ पर कोई भी गोले दिखाई नहीं दे रहे थे। तो जब गोलियां चल रही थी तो पहली गोली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से 9 गोलियां चल जाती हैं। तभी लोगों की नज़र पहुंचती है कि चौराहे के पास में एक मकान है, सत्यव्रत अवस्थी उर्फ मुन्ना का। लोगों की नज़र वहाँ पहुंचती है कि उधर से गोलियों की आवाज़ आ रही है। लोग दौड़ते हुए, भागते हुए जब वहाँ पहुँचते हैं, उन्होंने जो अपनी आंखों से दरवाज़ा खोल के जो दृश्य देखा, उस दृश्य को देखने के बाद हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। घर के अंदर दरअसल 4 सदस्य रहते हैं। माँ साहब जिनका नाम सुनील कुमार है और उनकी पत्नी पूनम भारती जिनकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास है और माँ साहब की उम्र लगभग 34 साल के आसपास है। 2 इनकी बेटियां हैं। एक बेटी 1.5 साल की जिसका नाम लाडो रखा हुआ है, एक बेटी जिसका नाम दृष्टि रखा हुआ है जिसकी उम्र 5 साल के आसपास है। चारों के गोली लगे हुए पड़े हुए हैं ये लोग और खून से लथपथ पड़े हुए हैं। आसपास के लोगों ने देखा कि माँ साहब को किसने गोली मार दी, क्या मामला हुआ है। तुरंत ही इन्हें यहाँ से उठाया जाता है। किसी भी वाहन से, किसी तरकीब से इन्हें सीधा पर नज़दीक में एक सिंहपुर CHC लगता है, वहाँ पर इन्हें पहुँचाया जाता है। और पता चलता है, डॉक्टर नब्ज जब टटोल रहे थे तो कहा जाता है कि ये तो मर चुके हैं। इनके मरने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। जहाँ देखो वहाँ के माँ साहब हैं, यानी कि प्राइमरी में एक जूनियर हाई स्कूल है, उसके शिक्षक होते हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक, जिनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है। उनको किसी ने मार दिया है। न केवल उनको मारा है, उनकी पत्नी को मार दिया है, उनकी 2 बेटियां हैं, उनको भी मार दिया है। अब हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार माँ साहब हैं कौन, कहाँ से हैं। दरअसल माँ साहब उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है रायबरेली। रायबरेली का गदागंज एक थाना लगता है और गदागंज थाना क्षेत्र का गांव लगता है सुदामापुर। यहाँ के रहने वाले राम गोपाल, इनके ये बेटे हैं सुनील कुमार। सुनील कुमार शुरू से ही पढ़ने में होशियार होते हैं। गरीबी की हालत थी इसलिए वो मेहनत करने से, मजदूरी करने से पीछे नहीं रहते थे, क्योंकि उन्हें पढ़ना था और पढ़ के ज़िंदगी में आगे बढ़ना था। इसलिए किसी के यहाँ मजदूरी मिलती थी तो मजदूरी भी करने चले जाया करते थे। साथ ही वो मनरेगा में काम मिलता था तो मनरेगा में भी काम करने चले जाया करते थे। वहाँ से पैसे मिलते थे और उन पैसों से वो अपनी पढ़ाई पर खर्च कर रहे थे। वक्त आगे बढ़ने लगता है और वक्त आगे बढ़ने के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस में कुछ वैकेंसी निकलती हैं
कांस्टेबल की यानी कि सिपाही की वैकेंसी निकलती हैं और सुनील कुमार को उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर सिपाही के तौर पर भर्ती कर लिया जाता है। 1 साल नौकरी की थी इन्होंने और 1 साल नौकरी करने के बाद लेकिन ये अप्लाई कर रहे थे आगे अच्छी कोई नौकरी मिल जाए, इससे भी अच्छी नौकरी मिल जाए, उसके लिए लगातार आवेदन कर रहे थे और बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के पदों पर भर्ती निकलती हैं। इन्होंने वहाँ भी आवेदन कर दिया, अप्लाई कर दिया। 10 दिसंबर 2020 को आखिरकार इनको नौकरी मिल जाती है बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के तौर पर। पुलिस से ये बढ़िया नौकरी मान रहे थे, इसलिए इन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ी और वहाँ से त्याग पत्र देने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में तैनाती पा लेते हैं और 12 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के ज़िला अमेठी का एक कंपोजिट विद्यालय होता है पनहोना में, जो कि बताया जाता है कि अमेठी से लगभग 62 किलोमीटर दूर है। ये उस विद्यालय में ज्वाइन कर लेते हैं। इनका व्यवहार बहुत अच्छा बताया जाता है, बस ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, पढ़ाई पर ध्यान, बच्चों से बहुत अच्छा मेल मिलाप। अपने गांव से मोटरसाइकिल उठाई और सीधा स्कूल पहुंच गए। बस ये रोज़ का आना जाना ये सब चलता रहता था, प्रतिदिन का आना जाना था। अब मीडिया रिपोर्ट में जो इनके बारे में कहानी आने लगती है तो इनके बारे में कुछ इस तरह से आता है कि शिक्षक की जो पत्नी होती हैं पूनम भारती जहाँ रहती हैं उनके पास में ही एक लड़का रहता है, इसका नाम चंदन वर्मा होता है और ये लड़का तेलिया कोट रायबरेली का रहने वाला होता है। शादी से पहले ही इन दोनों की आपस में दोस्ती होती है, दोस्ती थोड़ी नज़दीकियां बढ़ जाती हैं, लेकिन इसी बीच में पूनम भारती की शादी सुनील कुमार से हो जाती है जो शिक्षक होते हैं और लगातार ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन बताया ये भी जाता है कि चंदन वर्मा भी इस महिला से मुलाकात हो जाया करती थी, बातचीत हो जाया करती थी। शादी के बाद भी इनकी नज़दीकियाँ थीं, लेकिन पति को जैसे ही इस बात का पता चलता है तो घर में विवाद रहना शुरू हो जाता है। हालांकि ये भी बताया जाता है कि शिक्षक की जो पत्नी होती हैं उन्होंने शायद इस चंदन वर्मा से दूर रहने की अपील की थी। जब दूर रहने की बात होती थी तब वो ज़बरदस्ती किया करता था और ऐसे करते करते एक दिन जब ये अपनी बेटी को दिखाने के लिए हॉस्पिटल जा रही थी तो शायद उसने रास्ता रोकने की कोशिश की, विरोध किया तो गालियाँ देने लगा, जाति सूचक शब्दों का उसने प्रयोग किया। तब शिक्षक की पत्नी को गुस्सा आ जाता है और उन्होंने 18 अगस्त 2024 को रायबरेली के कोतवाली नगर में FIR दर्ज करा दी थी। लेकिन इससे पहले की बात और ज़्यादा ख़राब होती, इन्होंने अपने रायबरेली को छोड़ा और अमेठी में जाकर रहना सहना शुरू कर देते हैं। 19 अगस्त को उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है चंदन को, और जब गिरफ्तार करने के बाद वो जेल चला जाता है और 3 दिन के बाद ही उसकी ज़मानत हो जाती है। ज़मानत से जैसे ही छूट के आता है वो बहुत ज़्यादा परेशान था, उसने अपनी जान देने की कोशिश की। वो जब जान देने की कोशिश की तो उसके बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, वहाँ से ठीक होता है। लेकिन इधर पुलिस मामले की जांच कर रही थी, पूनम का 164 के बयान भी हो जाते हैं और वो लड़का और ज़्यादा परेशान रहने लगता है। अब चंदन की और उस पूनम की बातचीत भी बताते हैं कि बंद हो जाती है। बातचीत का सिलसिला जैसे बंद होता है चंदन और भी अग्रेसिव हो जाता है और किसी न किसी बात को लेकर धमकी देना, परेशान करना, रास्ते रोकना, इस तरह से शायद वो काम कर रहा था। 3 महीने पहले ही इन्होंने अपने रायबरेली को छोड़कर ये सीधा अमेठी में आकर रहने लगते हैं अपने परिवार के साथ। सुनील कुमार अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ ये जो अमेठी का अहरोबा भवानी जो इलाका है वहाँ पर किराए के मकान में रहने लगते हैं। लेकिन 3 अक्टूबर 2024 की शाम को एक घटना होती है। इस घटना से पहले चंदन ने व्हाट्सएप पर अपनी बायो में एक बात लिखी थी, 5 लोग मारे जाने वाले हैं। जैसे 5 लोग मारे जाने वाले हैं ये वाली सूचना लोगों ने इसके बायो चेक किया तो उससे पता चलता है कि 3 अक्टूबर को एक घटना होती है और घटना होती है घर के अंदर शिक्षक, उसकी पत्नी, 2 बेटियां होती हैं, उनको कोई गोली मार देता है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है, इनके शवों को देखती है तो शव जो बेटियां होती हैं उनकी मुट्ठियां बंद थीं और एक मुट्ठी में 10 का नोट लगा हुआ है तो दूसरी मुट्ठी में ये लगा हुई थी चॉकलेट। तो चॉकलेट जो थी मुट्ठी में और 10 रुपये थे, उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद चंदन ने ही इनको पैसे दिए। हालांकि अभी पुलिस ने इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की है। पुलिस ने इसकी जो परिवार के बाकी जो सदस्य हैं जिन जिन ने इसकी मदद की है चंदन वर्मा की, उनको भी हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और ये जानकारी मिली है कि इसने अपनी बुलेट मोटरसाइकिल को कुछ दूरी पर, लगभग 100-150 मीटर की दूरी पर खड़ा किया था। खड़ा करने के बाद इनसे कहा कि मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। जिस जगह पर उसने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की थी वहाँ से सीधा घर पहुँचता है और घर पहुँचने के बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर देता है। हालांकि अभी पुलिस इस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है, कातिल का नाम सामने आने ही वाला है। लेकिन मीडिया ने इस रिपोर्ट किया है तो मीडिया की रिपोर्ट के हिसाब से लगता है कि जो कातिल है वो चंदन वर्मा है और चंदन वर्मा पूनम भारती से प्यार करता था और इसीलिए जब उसके खिलाफ मुकदमा हो जाता है तो उसने अपने बेइज्जती का बदला कहें या कुछ और वजह, वो पुलिस जब इसे गिरफ्तार करेगी, गिरफ्तार करने के बाद जब घटना खुलासा करेगी तो पता चलेगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो पता चलता है कि 3 गोलियां मारी जाती हैं शिक्षक को, 2 गोली मारी जाती हैं शिक्षक की पत्नी पूनम को,
एक एक गोली मारी जाती है उनकी दोनों बेटियों को। मर तो वो वहीं मौके पर गए थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने सोचा कि अगर डॉक्टर को दिखाने से कुछ राहत मिल सकती है तो डॉक्टर को दिखाई देते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। इस घटना के बाद जब ये सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है तो एडीजी जोन एसबी सिरडकर, साथ ही आईजी प्रवीण कुमार, डीएम निशा आनंद, एसपी अनूप कुमार सिंह मौके पर पहुंच जाते हैं। 5 टीमों का गठन कर दिया जाता है। जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया जाएगा। जब मामला वायरल होता है तो उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस मामले को लेकर कई तरह के सवाल खड़े करने लगते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जो कि सांसद हैं वो भी कई तरह के सवाल खड़े करने लगते हैं। वो सीधे सीधे चेतावनी देते हैं कि अगर परिवार को न्याय नहीं मिला तो वो धरने पर बैठ जाएंगे। यही नहीं, सांसद राहुल गांधी ने भी परिवार के लोगों से बातचीत करने के बाद कहा है कि अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो वो सीधे आपके पास आएंगे और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करने के बाद ये कहा है एक्सपर्ट कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और इस मामले की उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होंगे उन्हें पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा और किसी को भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, कातिल का नाम पुलिस दावा कर रही है कि बहुत जल्दी सामने ला देगी। उसके पास कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको अगली कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे। और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य, इस घटनाक्रम को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।